Hello students, so today we are going to talk about the new topic, that is the formation of proteins. Okay, in the previous lecture we did talk about the formation of amino acid. Amino acid किस तरीके से होते हैं और amino acid जब मिल जाएंगे they are going to form a protein molecule. ठीक है, and we know the importance of protein, वो तो बात हो चुकी है. So we'll term protein as macromolecule formed by amino acid. What is protein? So protein is a macromolecule which is formed by amino acids. ठीक है, अमीनो एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है कि वी मेड इट लाइक दिस. देयर इज अ कार्बन COOH, then there is this amino group, then there is hydrogen, and there is this variable group. ठीक है, so this was the structure of amino acid, ये सबको पता है. Now let's say this is R1, I'll take it as R1. ये एक amino acid है. अब मैं इस amino acid के साथ एक दूसरा amino acid ऐड करता हूँ and will form the protein. ठीक है, बिकॉज अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन. ठीक है, तो मैं यहां पे आई कैन ऑल्सो पुट इट एज डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, मैं दूसरा अमीनो एसिड मेंशन करता हूं यहां पे. सो विल यूज ब्लैक. सो देयर इज NH2, then C, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे दूसरा एमिनो एसिड, इसलिए मैं लिखता हूँ R2. ठीक है, दो एमिनो एसिड मैंने लिखे, दो से ज़्यादा तो बोर्ड पे आएगी भी नहीं यहाँ पे, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर काफ़ी सारे एमिनो एसिड भी लगा लेते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो तो एक ही टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, सो अब क्या होगा, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ व्हाट, ये जो OH है और ये जो H है, ओके, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ HNH. ठीक है, सो नाउ देयर इज गोइंग टू बी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा और जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा फिर स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूँ. सो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक, छोटा बनाते हैं थोड़ा, N के कांटेक्ट में आ जाएगा. सो दिस इज NH, हाइड्रोजन R2. ठीक है, और यहाँ पे ये बना देता हूं मैं C, हाइड्रोजन, दिस इज R1 एंड दिस इज NH2. तो ये बन गया एक एमिनो एसिड और जो बॉन्ड बना इनके बीच में, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये जो NH2 का H था और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH था, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये रिलीज हो जाता है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर बना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और एमिनो एसिड डाल देता तो वहां पे भी क्या होता है, इसी तरीके से रिएक्शन होता. तो जितने एमिनो एसिड मैं ऐड करता जाऊंगा उतने पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, उतने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते जाएंगे. तो जब मैं दो एमिनो एसिड लेता हूं तो देयर इज अ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, वो तो आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन. इफ आई टेक टू एमिनो एसिड्स जो अपन ने यहाँ पे लिया, देयर इज सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. तो अगर मैं 3 अमीनो एसिड लेता हूं तो 3 अमीनो एसिड के बीच में तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे. सो वी कैन टर्म इट एज
डाइपेप्टाइड। और काफी सारे अगर एमिनो एसिड लेता हूं तो उनके बीच में तो काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, सो वी टर्म इट एज पॉलीपेप्टाइड, वी टर्म इट एज पॉलीपेप्टाइड। सो सिंगल पेप्टाइड बिटवीन टू एमिनो एसिड्स, तीन एमिनो एसिड के बीच में डाइपेप्टाइड, एंड इफ देयर आर many amino acid then there is a polypeptide bond being formed. ठीक है, so there is going to be long chain of amino acids with the peptide bond between them, polypeptide bonds. ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो आपके दिमाग में आ गया कि यार अमीनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, सेराइन हो गया, ओके, एलिनिन हो गए, वो सब क्या हो गए, एक साथ अरेंज हो जाएंगे, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एक लंबी सी चेन बनेगी जिसे कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड विच इज टर्म्ड एज प्रोटीन। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो वीडियो को पॉज करके आप ये चीजों को कॉपी कर लो। आई कैन ऑल्सो पुट प्रोटीन एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज प्रोटीन। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। नाउ द प्रोटीन्स वी कैन टर्म इट एज प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, बोल सकते हैं, सेम चीज मैं लिख रहा हूं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। यू नो द रीजन व्हाई दे आर पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग चेन। अब नाउ प्रोटीन्स में दो फॉर्म्स अवेलेबल है। We term it as monomeric proteins and oligomeric proteins. We term them as monomeric proteins, and we have oligomeric proteins. Monomeric proteins and oligomeric proteins. So जो monomeric proteins होते हैं they consist of a single polypeptide chain. This should be very clear. They consist of single polypeptide chain. और जो oligomeric proteins होते हैं they consist of many polypeptide chain. It consists of many polypeptide chain. So we have two groups of proteins, monomeric proteins and oligomeric proteins. Simple and easy. So now we'll talk about different structures of protein. Okay, we have the primary structure, we have the secondary structure, we have the tertiary structure, we have the quaternary structure. वो structure देख लेते हैं। So first structure we'll talk about is the primary protein. The primary structure. Primary structure of protein. Primary structure of protein. So primary structure of protein is actual linear arrangement of amino acid. It is a linear arrangement of specific amino acid. और कुछ नहीं है, it's a linear arrangement of specific amino acid. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बना दूं, so let's say this is 1 2 3, इस तरीके से ये एमिनो एसिड की जो एक लंबी सी चेन बनेगी, जो अभी अपन ने बोला पॉलीपेप्टाइड चेन। सो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, दिस इज टर्म्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने सारे हो गए, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हो गए। अच्छा, वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड, वो जो अपन ने आगे स्ट्रक्चर बनाया था, दो एमिनो एसिड को एक साथ में बाइंड किया था, तो अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे NH2 था और यहाँ पे COOH था, तो इसीलिए इस एंड को कहा जाता है, दिस एंड इज टर्म्ड एज द एन टर्मिनल।
इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एन टर्मिनल, और जहां पे COS था दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज C टर्मिनल। ठीक है, यहां पे NH2 आएगा, सो इसलिए वी वुड टर्म इट एज दी N टर्मिनल, और वहां पे लास्ट में क्या आता है COOH, सो विल टर्म इट एज द C टर्मिनल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो स्ट्रक्चर था, दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज एलेनिन, दिस इज सेराइन, ये सब अमीनो एसिड साथ में आ गए। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो लीनियर सीक्वेंस था अमीनो एसिड का, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, इसमें फर्दर फोल्डिंग आती है। क्या आती है? फर्दर फोल्डिंग आती है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो देख लेते हैं अपन। ओके, दिस इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर अपन मेंशन भी कर देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड due to further folding of प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड किया जाता है तो वहां पे क्या बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, एक तरफ पे एन टर्मिनल आ जाएगा, दूसरी तरफ पे सी टर्मिनल आ जाएगा। अब यहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड तो अवेलेबल है ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है दो अमीनो एसिड के बीच में, बट यहां पे बिकॉज ऑफ कॉइलिंग, फर्दर फोल्डिंग, यहां पे एक और जो बॉन्ड अवेलेबल है दैट इज टर्म्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज टर्म्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्फा कैरेटीन, विच इज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल क्या है इसका सबसे अच्छा? दैट इज अल्फा कैरेटीन प्रेजेंट इन नेल्स एंड हेयर। ओके, सो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक और बॉन्ड जो दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और किसकी वजह से फॉर्म हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर? इट इज फॉर्म ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसको फर्दर फोल्ड करने पे जो चीज मिलेगी दैट इज टर्म्ड एज दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वी हैव थ्री टाइप्स, वन ऑफ द टाइप इज अल्फा हेलिक्स। एक और टाइप देखते हैं जिसे कहा जाता है बीटा प्लीटेड शीट। क्या कहा जाता है? बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने क्या लिखा है? अल्फा कैरेटीन प्रेजेंट इन दी नेल्स एंड दी हेड। चला आगे। सो नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वी हैव वन मोर वैरायटी दैट इज बीटा प्लेटेड शीट। So beta pleated sheet looks like this. और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा,
ठीक है, दिस इज द बीटा प्लीटेड शीट। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? दिस इज द बीटा प्लीटेड शीट विच इज ऑल्सो अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी नहीं है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? सो यहां पे अगेन वी हैव द पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा, पॉलीपेप्टाइड, बट अपार्ट फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके प्रेजेंस की बात करें तो वी कैन टर्म इट एज दे आर प्रेजेंट इन बीटा प्लीटेड प्रोटीन, और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन scales of reptiles and feathers of birds. They are present in the scales of reptiles and feathers of the birds. ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। दिस इज द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। There is presence of peptide bond as well as the hydrogen bond. Okay, और इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? So this is going to be seen in the scales of reptiles. इस टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा scales of reptiles and the feathers of bird. ठीक है, this structure was discovered by Linus Pauling. Linus Pauling, जो आगे वाला आपने स्ट्रक्चर देखा, अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लीटेड शीट, ये दोनों स्ट्रक्चर दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द लिनस पॉलिंग। ठीक है, सो सेकेंडरी प्रोटीन का एक और स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज द ट्रिपल हेलिक्स, विच इज नोन एज द ट्रिपल हेलिक्स। सो दिस इज बीटा प्लीटेड शीट खत्म हुआ बाय लिनस पॉलिंग, अल्फा हेलिक्स वाज आल्सो बाय लिनस पॉलिंग। ओके, अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं विच इज टर्म्ड एज द ट्रिपल हेलिक्स। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, दैट इज फिब्रोइन। फिब्रोइन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन सिल्क। ठीक है, तो फिब्रोइन प्रोटीन इज अ बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन and obviously it is produced by silkworm. It is produced by silkworm. तो फिब्रोइन नाम का जो प्रोटीन है which is present in the silk, okay, it is produced by the silkworm. So ये भी एक important point हो गया आपका from the comparative point of view. ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? सो दैट इज ट्रिपल हेलिक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, इट इज ऑल्सो फाउंड बाय, मैं मेंशन कर देता हूं, फाउंड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, बाय folding of primary structures, folding of primary structure. ठीक है, it was given by G.N. Ramachandran. It was given by G.N. Ramachandran. स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो ये हुआ एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर आया उसके ऊपर दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फिर आया उसके ऊपर तीसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फाउंड बाय फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। सो यहां पे 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आ गए। स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय
given by G.N. Ramchandran. G.N. रामचंद्रन, ठीक है। यहां पे जो एक अमीनो एसिड सबसे अबंडेंस में है दैट इज ग्लाइसिन, ओके। और जो प्रोटीन बना है, इस टाइप का जो प्रोटीन एग्जिस्ट करता है दैट इज टर्म्ड एज कोलाजिन। कोलाजिन जो है एग्जिस्ट इन दी दिस फॉर्म। क्या फॉर्म है इसका नाम? दिस इज नोन एज दी ट्रिपल हेलिक्स। दिस इज ट्रिपल हेलिक्स। और यहां पे भी क्या होगा? दिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दो बॉन्ड्स में पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस ट्रिपल हेलिक्स प्रोटीन का एक एग्जांपल है कोलाजिन, ओके। कोलाजिन की अगर बात करते हैं दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच इज अवेलेबल। तो मैं लिखता हूं कोलाजिन इज द मोस्ट अबंडेंट, एनिमल्स में देखने को मिलता है, एनिमल प्रोटीन। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। कौन? कोलाजिन। और एक अमीनो एसिड जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में इसमें देखने को मिलेगा दैट इज ग्लाइसिन। तो मैं यहां ग्लाइसिन भी मेंशन कर देता हूं। ग्लाइसिन इज द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड। कोलाजन प्रोटीन का नाम है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का नाम है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखने को मिलता है, यहां पे दो नए अमीनो एसिड्स बनते हैं। याद रखना, रेयर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन बन जाने के बाद। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड दैट इज हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ओके। प्रोलीन नाम का एक अमीनो एसिड है एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। So this has to be new amino acids are formed after formation of प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनने के बाद उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है और दो नए अमीनो एसिड्स, या फिर वी हैव अ टर्म फॉर इट दैट इज रेयर अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड्स है? दो रेयर अमीनो एसिड्स बनते हैं। कौन से स्ट्रक्चर में? ट्रिपल हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर में। और उनका नाम है हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन, ठीक है। प्रोलीन जो है वो अमीनो एसिड का नाम है, नॉर्मल अमीनो एसिड का नाम है। लाइसिन भी एक नॉर्मल अमीनो एसिड का नाम है। बट हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन की अगर मैं बात करता हूं, सो दैट इज अ रेयर अमीनो एसिड। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द नीट, फ्रॉम द कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि यार वैसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसका फॉर्मेशन प्रोटीन के बनने के बाद होता है और वो आपको ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। सो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन, ठीक है। सिंपल एंड इजी। इसमें एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि अगर यूरिन के अंदर हाइड्रोक्सीप्रोलीन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इफ अ पर्सन कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलीन इन द यूरिन, इट मींस दैट देयर इज डीजनरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूं। सो इज दिस क्लियर? सो वी हैव द ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसका एक एग्जांपल है कोलाजन। इट वाज गिवन बाय G.N. रामचंद्रन। इट इज फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके। कोलाजन इज द एग्जांपल and it is one of the most abundant animal protein। ग्लाइसिन का नंबर इसमें काफी ज्यादा होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में,
और एक न्यू अमीनो एसिड्स बनते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ओके, एंड दोज आर टर्म्ड एज हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन. They come under the category of rare amino acids. They come under the category of rare amino acids. ठीक है, मैं हाइड्रोक्सीप्रोलिन के बारे में कुछ बोल रहा था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Presence of hydroxyproline in the urine presence of hydroxyproline presence of hydroxyproline in the urine indicates degeneration of कनेक्टिव टिश्यू. बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका डीजनरेशन इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलिन अमीनो एसिड इन द यूरिन. ठीक है, सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर में काफी सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. लेट्स से दिस इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर. सो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय folding of secondary structure. It is formed by the folding of secondary structure. जैसे मैंने secondary structure में लिखा था, it is formed by the folding of primary structure. तो जो tertiary structure है वो किससे form होगा? So that is going to be formed by the folding of secondary structure. अभी यहाँ पे काफी सारे bonds exist करेंगे. ठीक है, so there is going to be presence of hydrogen bond तो है ही. अगर यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आ जाते हैं, सिस्टीन एंड मिथुनिन, तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अगर सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट अगर साथ में आ जाते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट पास में आ जाते तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. और अगर COOH एंड NH2 साथ में आ जाते तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हियर. तो मैं बॉन्ड्स के नाम लिख देता हूं. टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इट वुड कंटेन आयनिक बॉन्ड, it would contain disulfide bond which is formed between the two sulfur containing amino acids. Then it would contain hydrophobic bond. Hydrophobic bond होगा. There is going to be formation of हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एज वेल. ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तो बात हुई थी. ठीक है, और एक और आप बना सकते हैं, वेंडरवाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. वेंडरवाल्स बॉन्ड बनेगी यहाँ पे.
ठीक है। सो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा उसमें आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बॉन्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, एक और बॉन्ड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, बट ऑब्वियस है। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स है, ओके, जैसे कि आयनिक बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड है, दे कैन बी इजीली ब्रोकन। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड है, और इन दोनों को strong bonds, okay, and they require digestive enzymes, to break it. नॉर्मल बॉन्ड जो है, जो वीक बॉन्ड जो ऐसे ही बिना एंजाइम्स के टूट जाएंगे, बट जो पेप्टाइड बॉन्ड है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है उस केस में यू नीड डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक देम डाउन। ठीक है, so this is the tertiary structure formed by folding of secondary structures। काफी सारे बॉन्ड्स दिखेंगे, काफी सारे बॉन्ड्स की वजह से ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा फोल्डेड दिखेगा। दिस इज नॉट अ 3D डायग्राम। आप 3D डायग्राम में देखो तो विल कम टू नो एक्चुअल फोल्डिंग। क्लियर है? सो आयनिक बॉन्ड वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वीक है, वैन डर वाल्स बॉन्ड वीक है, दे कैन बी इजीली ब्रोकन। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज वेरी strong and peptide bond is very strong, and they are going to require digestive enzymes to break them down। ठीक है, सिंपल एंड इजी। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो एग्जाम्पल्स आर मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर के या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन्स वाले जो है, तो वी हैव मायोग्लोबिन। क्या है? मायोग्लोबिन है, और दूसरा क्या बोला मैंने? एंजाइम्स। मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी प्रोटीन्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है काफी ऐसा बॉल टाइप बनता है, बिकॉज काफी सारी बॉन्डिंग्स होती है। तो इस स्ट्रक्चर को ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा बॉन्डिंग की वजह से वो एकदम बॉल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है ना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। और इसके प्रोटीन्स को वी कैन ऑल्सो टर्म द प्रोटीन्स एज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। वी कैन टर्म द प्रोटीन्स एज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, और जो स्ट्रक्चर है उसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इज मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स। काफी सारे बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। किसकी? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। So quaternary structure is only formed by oligomeric proteins. Quaternary structure is only formed by oligomeric proteins। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसके पार्टिसिपेशन में ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स, बट विच फॉर्म? तो मैं लिख देता हूं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
tertiary structure participate for the formation of quaternary structure. ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपने देख लिया, टर्शरी स्ट्रक्चर किस तरीके से है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज हीमोग्लोबिन. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स. It consists of 4 polypeptide chains. 2 alpha polypeptides and 2 beta polypeptides. 4 हो गए. तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ये 4 पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो आई रब दिस डाउन. वीडियो पॉज करके आप लिख लो. So it's going to be like let's say this is 2 alpha or शेप भी अलग दिखाया, कलर भी अलग दिखाया मैंने. सो इट्स गोइंग टू बी 2 alpha polypeptides and 2 beta polypeptides. So they get together and they form the structure of hemoglobin. ठीक है. So hemoglobin is a oligomeric protein. ये बात भी क्लियर हो गई. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स. और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हो गए, और टर्शियरी इसलिए ग्लोबुलर फॉर्म में, एंड दे फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो हीमोग्लोबिन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. डन. सो वी आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर्स. नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस. और ये जो स्ट्रक्चर है, आप हीमोग्लोबिन के बारे में एक और पॉइंट डाल सकते हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि इट इज द मोस्ट स्टेबल, स्ट्रक्चर. काफी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का. ठीक है. So now we'll talk about the functions of proteins. So functions of proteins की अगर बात करते हैं, so we can divide them on 2 bases. Enzymatic proteins and non-enzymatic proteins. So enzymatic proteins की कैटेगरी में जो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स आएंगे, दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज बायोकैटलिस्ट. दे आर गोइंग टू बी termed as biocatalyst.
क्या करेगा बायो कैटलिस्ट? दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस helps in various biochemical reactions. They help in various biochemical reactions. ठीक है? नॉन एंजाइमेटिक में कौन से आता है? तो नॉन एंजाइमेटिक में आई पुट डाउन द लिस्ट. पहले इसको रब कर देता हूं, फिर अपन उसके लिस्ट ले लेते हैं. वी हैव रोडोप्सिन है, वी हैव टॉक्सिन्स जो है वो आते हैं नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स में. The proteins which are present in the muscles. ठीक है, so non enzymatic प्रोटीन्स की मैं बात कर रहा हूं. तो जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है उसमें एक प्रोटीन की मैं बात करता हूं, दैट इज जो मैंने अभी बोला विजुअल प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन? विजुअल प्रोटीन. तो विजुअल प्रोटीन का एग्जांपल है रोडोप्सिन विच इज प्रेजेंट इन दी रेटिना. प्रेजेंट इन रेटिना. Obviously, rhodopsin is helpful in detection of image colors. Detect करने में काम आता है. Then we have transport proteins. We have transport proteins. जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का अगर मैं बात करूं, so that is the one which transports glucose. कौन सा प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को? सो उसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज टर्म्ड एज GLUT4. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज. फिर एक सबसे कॉमन वाला जो पता है आप लोगों को, दैट इज hemoglobin. Transports oxygen and waste. Transport O2 and CO2 as well, small amount of CO2. Then we have transferrin. We have transport proteins में एक है transferrin. ओके, ट्रांसफेरिन की अगर मैं बात करता हूं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयरन. आयरन आयंस को कैरी करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन. ठीक है, सिंपल एंड इजी. फिर दूसरी कैटेगरी लेते हैं प्रोटीन्स की, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. Which proteins? Contractile proteins. That is the one which is present in the muscles. इसकी वजह से मसल मूवमेंट होता है. सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की अगर मैं बात करता हूं, सो वी हैव एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट इन muscles. Actin and myosin which are present in the muscles. ठीक है, so that is contractile proteins. फिर एक और कैटेगरी अगर ले, रेगुलेटरी प्रोटीन्स. तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स में आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से वैसे प्रोटीन्स है जो आपकी बॉडी में चीजों को कंट्रोल करेंगे.
So we have a specific terms for that, that is hormones. Hormones. Okay, जिसके example में I can put it as insulin and glucagon and glycogen. I'll put it here. ठीक है, सो वी हैव इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. आपको पता है क्या काम करते हैं? एक जो है वो आपके ब्लड में से शुगर का लेवल कम करता है. वन डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड बाय प्रोवाइडिंग इट टू द सेल्स. और जो दूसरा है वो आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है. So one of them is increasing the sugar level, another is decreasing the sugar level. So ये दोनों कौन से hormones हो गए? These are contradictory hormones because दोनों उल्टा काम कर रहे हैं. एक शुगर बढ़ा रहा है, एक शुगर कम कर रहा है. ठीक है. इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जा सकता है और ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जा सकता है. ग्लूकागॉन is termed as hyperglycemic hormone while insulin is termed as हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स. ठीक है. सो विजुअल प्रोटीन में मैंने आपको रोडोप्सिन बता दिया जो रेटिना में होगा, आपकी विजुअल परसेप्शन क्रिएट करने का काम करेगा. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में मैंने आपको बता दिया ग्लूट4 है, हीमोग्लोबिन है, ट्रांसफेरिन है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में मैंने बता दिया एक्टिन एंड मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन द मसल, जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे. और रेगुलेटरी प्रोटीन्स में वी हैव हार्मोन्स, जिसके एग्जाम्पल में अपन लिखा है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है. एक और प्रोटीन आता है ट्रांसपोर्ट में, दैट इज पी प्रोटीन. मैं यहां पे लिख देता हूं. क्या काम कर रहा है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द फ्लोएम. फ्लोएम में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा पी प्रोटीन. ठीक है. सो पी प्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द फ्लोएम. GLUT4 हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स. ठीक है. Hemoglobin helps in transport of O2 and CO2 and transferrin helps in transport of iron in the blood. सिंपल एंड इजी. ठीक है. अब एक और मैं लिख देता हूं टॉक्सिक प्रोटीन्स, इसको रब कर देता हूं और टॉक्सिक प्रोटीन्स लिखता हूं. सो दैट इज द लास्ट वन, टॉक्सिक प्रोटीन्स, जैसे कि स्नेक वेनम है, लास्ट इज टॉक्सिक प्रोटीन. ऑब्वियसली इसको कंज्यूम करने पे टॉक्सिसिटी होगी. ओके. सो वन ऑफ द एग्जांपल इज रिसीन विच इज फाउंड इन कैस्टर. We have a toxic protein known as ricin which is found in castor. Then we have abris which is found in abrine. We have abris which is found in abrine. ठीक है. And we have the snake venom. We have the snake venom. So these are the examples of toxic proteins. ठीक है. तो काफी सारे नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स अपन ने देख लिए, टॉक्सिक प्रोटीन्स देख लिए, विजुअल प्रोटीन्स देख लिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देख लिए, रेगुलेटरी प्रोटीन्स देख लिए. क्लियर है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द प्रोटीन्स इन टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द फर्दर डिटेलिंग्स अबाउट प्रोटीन. ठीक है. तो आज जो भी मैंने डिस्कस किया है, मेक द प्रॉपर नोट्स अच्छे से, और जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए उन सब टर्म्स को आप याद कर लेना.
ठीक है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अपन ने बनाया 2 अमीनो एसिड को बाइंड करके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड. ओके, थैंक यू.